Hi friends, welcome to Nursing Academy. Nursing Academy presents ESIC Shift 3 2019 question paper and answers. ESIC paramedical exam which is conducted 26 2019 between 4:30 pm to 6:30 pm. ये इस पेपर का सेकंड पार्ट है। पहले साथियों, सीधी बात नो बकवास, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। केवल पढ़ाई की बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। पहले साथियों, वीडियो से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई ही आपको सफलता दिला सकती है, आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बना सकती है। आप जो चाहते हैं वो कर सकती है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। ट्यूमर्स विद इन सीला टर्सिका एंड स्मॉल एडिनोमोस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड की सीला टर्सिका और के अंदर स्मॉल एडिनोमास प्रेजेंट है तो उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इंफ्राटेंटोरियल अप्रोच के द्वारा, ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच के द्वारा, ऑप्शन 3 सुप्राटेंटोरियल अप्रोच के द्वारा, ऑप्शन 4 क्रेनियोटोमी के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड की सीला टर्सिका और स्मॉल एडिनोमास में ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसको किसके द्वारा हटा सकते हैं? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच के द्वारा। किसके द्वारा हटा सकते हैं? ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एरियाज के अंदर ट्यूमर को हटाने का प्रोसीजर क्या होता है? ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच। मतलब उसको ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच के थ्रू इंसर्ट करेंगे तो यदि कोई सर्जरी ट्यूमर रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ऑल एल्डरली टेंड टू द मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ। एल्डर पेशेंट या ओल्ड कैंडिडेट होते हैं जो इन्फेक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? ऑप्शन 1 ए डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन डिक्लाइन होता है। ऑप्शन 2 पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होता है। ऑप्शन 3 इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ पैथोजन से इंक्रीज एक्सपोजर बढ़ जाता है। ऑप्शन 4 लेक ऑफ एक्सरसाइज की कमी के कारण। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ए डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका इम्यूनिटी फंक्शन या इम्यूनिटी कमजोर या इम्यून फंक्शन डिक्लाइन होते जाते हैं, जिसके कारण एल्डर पेशेंट्स मोर ससेप्टेबल होते हैं या इन्फेक्शन के जल्दी ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। द पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस यूजुअली एक्सिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अपेंडिक्स जो पार्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। उसके अंदर सूजन की कंडीशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर कौन सा सिम्टम्स एग्जिबिट होता है? ऑप्शन 1 पेन अकर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। ऑप्शन 2 हेमेटेमेसिस और मेलिना। ऑप्शन 3 हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन एंड डिस्फोनिया। ऑप्शन 4 रीबाउंड टेंडरनेस एट मेक बर्नी पॉइंट। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रीबाउंड टेंडरनेस एट द मेक बर्नी पॉइंट। अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होता है? जो मेक बर्नी पॉइंट है उसके ऊपर रीबाउंड टेंडरनेस मतलब टाइटनेस हो जाता है। जैसे सपोज ये पार्ट है, ये अम्बलाइकस है, यहाँ पे इस पार्ट के अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। इस एरिया के अंदर एकदम बिल्कुल टाइट होना, रीबाउंड टेंडरनेस जिसे बोलते हैं,
ये पॉइंट मैकबर्नी पॉइंट है, अम्बलाइकस से 2.5 सेंटीमीटर जस्ट इस साइड में, तो उसके अंदर टेंडरनेस होना ये अपेंडिक्स का या अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन फीचर, क्लिनिकल फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट निम्नलिखित मेडिसिन से किया जाता है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 लिथियम से नहीं किया जाता, ऑप्शन 2 एम्फेटामिन, ऑप्शन 3 वेल्पोरिक एसिड, ऑप्शन 4 कार्बेमाजिपिन। कार्बेमाजिपिन। गेस द करेक्ट आंसर। Correct answer is option 2. Amphetamine is not used for the treatment of bipolar disorder. Amphetamine का यूज बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम लिथियम, वेल्पोरिक एसिड और कार्बेमाजिपिन ड्रग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वेयरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर एग्जांपल ऑफ। सीट बेल्ट पहनना, सेफ्टी हेलमेट पहनना, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना किसका एग्जांपल है? ऑप्शन 1 सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, ऑप्शन 2 होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, ऑप्शन 3 टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, ऑप्शन 4 प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। मतलब हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, किस किस टाइप के सेफ्टी एग्जांपल है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन। मतलब सीट बेल्ट बांधना, सेफ्टी हेलमेट्स पहनना, सेफ्टी इक्विपमेंट लगाना प्राइमरी लेवल ऑफ केयर हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन के अंडर में आएगा। मतलब इट इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा इज। बुलिमिया नर्वोसा को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग मोस्ट कॉमनली काम में ली जाती है, या कौन सी ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है? ऑप्शन 1 एंटी डिप्रेसेंट काम में लेते हैं, ऑप्शन 2 थाइमीन आईवी देते हैं, ऑप्शन 3 बेंजोडाइपाजीन बेंजोडाइजिपिन्स काम में लेते हैं, ऑप्शन 4 आईवी ग्लूकोज 10% काम में लेते हैं। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एंटी डिप्रेसेंट। बुलिमिया नर्वोसा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंटी डिप्रेशन, मेनली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर एज फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्लिनिक पल्मोनरी एडिमा का मेन लक्षण कौन सा है? उनमें से नहीं है, निम्न में से पल्मोनरी एडिमा का मेन लक्षण कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कोट विथ एक्सपेक्टोरेशन, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, ये टी यहाँ पे गलत है, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, हाइपोटेंशन ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 साइनोसिस, ऑप्शन 4 डिस्निया। गेस द करेक्ट आंसर। हाइपोटेंशन। पल्मोनरी एडिमा में हाइपोटेंशन प्रेजेंट नहीं था, पल्मोनरी एडिमा में हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि जो पल्मोनरी एरिया है उसके एडिमा, उसके अंदर स्वेलिंग होने के कारण जो जिसमें ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाता है। कैसे होता है? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक ये पाइप है, इसके अंदर यहाँ पे स्वेलिंग हो गया तो पाइप का एरिया कम हो गया, तो जो पानी आना है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, देन दिस इंश्योर्स द हाइपरटेंशन। पल्मोनरी एडिमा में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, बाहर निकलने वाला कफ, बॉडी के अंदर साइनोसिस होगा, डिस्निया की कंडीशन होगी और हाइपरटेंशन होगा। उसमें कौन सा पॉइंट नहीं होगा? हाइपोटेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्वड इन फ्लूइड बैलेंस आर। फ्लूइड बैलेंस के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन 1 पोटेशियम एंड सोडियम, ऑप्शन 2 विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 फैट्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन 4 क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फ्लूइड बैलेंस के लिए मेजर न्यूट्रिएंट्स या मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होता है? गेस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज पोटेशियम एंड सोडियम। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए सबसे मेनली पोटेशियम और सोडियम जिम्मेदार होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस के लिए मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होता है? पोटेशियम और सोडियम। यही पोटेशियम और सोडियम ही बॉडी के अंदर का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन मेनली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। सबसे मेन कॉमनली कौन सी ड्रग है जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन के दौरान एडमिनिस्टर की जाती है? ऑप्शन 1 एंटी कन्वर्जेंट, ऑप्शन 2 इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 3 एंटीबायोटिक, ऑप्शन 4 डायूरेटिक। ये इज करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या जो एलर्जिक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं उसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण या कॉमनली यूज ड्रग को हम एपिनेफ्रिन के नाम से या जानते हैं, जो एपिनेफ्रिन है उसका यूज करते हैं। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, किसके? एपिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 60, द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड। क्लेफ्ट पैलेट जो बच्चे के अंदर का एनाटॉमिकल डिसफंक्शन होता है, एनाटॉमिकल माल फंक्शन होता है, उसका रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? यूजुअली रिपेयर्ड एट, मतलब कौन से मंथ पे रिपेयर किया जाता है? 3 मंथ्स पे, ऑप्शन 2 2 to 3 years पे, ऑप्शन 3 6 मंथ्स पे, ऑप्शन 4 12 to 18 मंथ्स पे। ये इज द करेक्ट आंसर, 12 to 18 मंथ्स पे। क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर मेनली बच्चे के अंदर 12 से 18 मंथ के एज पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ आई कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। कौन से पार्ट का साइज कंट्रीब्यूट करता है आई के अंदर की जो लाइट इंटर हो रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का? ऑप्शन 1 लेंस कंट्रीब्यूट करता है, ऑप्शन 2 ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन 3 मैक्युला ल्यूटिया, ऑप्शन 4 प्यूपिल्स। जो आई के अंदर लाइट इंटर हो रही है उसकी अमाउंट के कंट्रोल करने का आई का कौन सा पार्ट करता है? गेस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 प्यूपिल। प्यूपिल जो आई के अंदर लाइट इंटर होती है उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का, जो प्यूपिल की साइज होती है वो बड़ी या छोटी हो जाती है लाइट के हिसाब से, प्यूपिल्स लाइट के अमाउंट को इंटर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच causes inadequate motility is termed as। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एगैंग्लियोनिक डिजीज जिसके कारण इंटेस्टाइन की इनएडुकेट मोटिलिटी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इनएडुकेट मोटिलिटी का मतलब है इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता, उसको किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन 1 अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन 2 क्रॉन्स डिजीज, ऑप्शन 3 हर्कस्प डिजीज, ऑप्शन 4 डाइवर्टिकुलर डिजीज। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 हर्कस्प डिजीज। हर्कस्प डिजीज के अंदर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है उसकी नर्व सेल्स जो फूड होता है वो मूवमेंट करता है या मतलब पीछे से आगे की तरफ जाता है, वो उसके एंगेलिनोसिस हो जाता है, उसके कारण जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फूड की मोटिलिटी एडिक्वेट नहीं हो पाती। दिस वन इज नोन एज हर्कस्प डिजीज। उस डिजीज को हम हर्कस्प डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज प्रिवेंटेड बाय। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट की ट्रांसफर होते हैं, उसको प्रिवेंशन का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? ऑप्शन 1 वॉशिंग हैंड थ्रोली एंड फ्रिक्वेंटली, बार बार हाथ धोना, ऑप्शन 2 डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इन स्पेसिफिक सॉल्यूशन, किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन में के अंदर इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करना, ऑप्शन 3 चेंजिंग बेड लिनिन डेली, बेड लिनिन्स या बेड शीट्स को डेली चेंज करना, ऑप्शन 4 फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर एयर को फिल्टर करना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 वॉशिंग हैंड थ्रोली एंड फ्रीक्वेंटली, बार बार हाथों को धोना, हैंड वॉश करना। कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने का सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यदि कोई पूछे तो उस पर आंख बंद करे डायरेक्ट आंसर करना है वॉशिंग हैंड। हैंड वॉशिंग से इस दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने का कोई इससे अच्छा तरीका आज तक बना ही नहीं है, और शायद जहां तक हैंड वॉशिंग ही सबसे अच्छा तरीका रहने वाला है, तो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करने का तरीका पूछे तो उसमें आंख बंद करके हमें राइट आंसर वॉशिंग हैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ causing distension and increased pressure within the membranes labyrinth with destruction of sensory cells in the ampulla and cochlea is। जो एंडोलिम्फ होता है
एयर के अंदर का फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और जो कोक्लिया और एम्पुला पार्ट की सेल्स होती हैं, सेंसरी सेल्स, उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। उसे क्या उस दैट इज ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होगा, दैट इज हॉर्डिलियम होगा, दैट इज ऑप्शन 3 ओटाइटिस मीडिया के अंदर होता है, ऑप्शन 4 मेनियर डिजीज के अंदर होता है। ये इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 मेनियर डिजीज। मेनियर डिजीज के अंदर क्या होता है कि इन जो एंडोलिम्फ है, ईयर का फ्लूइड होता है, वो एक्यूमुलेशन, वो इकट्ठा होता जाता है। ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण जो लेम्ब्रिंथ ईयर की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण जो एम्पुला और कोक्लिया एरिया है उसका सेंसरी सेल्स का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके अंदर सुनाई देना कम होने लग जाता है। दिस वन इज द मेनरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कॉम्प्लिकेशन निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं है, ऑप्शन 2 हार्ट फेलियर नहीं है, ऑप्शन 3 एंडोकार्डाइटिस नहीं है, ऑप्शन 4 सेरिब्रल पाल्सी नहीं है। मतलब चार ऑप्शन है, चारों में से तीन तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कॉम्प्लिकेशन है और एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो सिलेक्ट करना हमें। गेस द करेक्ट आंसर। Correct answer is option 4. Cerebral palsy is not a complication of ventricular septal defect. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब है हार्ट की जो वेंट्रिकल है, ये हार्ट मान लीजिए यहाँ पे ये चार पोर्शन होते हैं हार्ट के। वेंट्रिकुलर दो वेंट्रिकल्स के बीच के अंदर को सेप्टम को हम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टम यदि इसके अंदर डिफेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। इसका कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं होगा? तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, हार्ट फेलियर होगा, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। सेरिब्रल पाल्सी हार्ट के किसी भी कंडीशन में सेरिब्रल पाल्सी प्रेजेंट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सेप्ट। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? सेरिब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, प्री टर्म लेबर इज व्हेन इट अकर बिटवीन। प्री टर्म लेबर उसे बोलते हैं यदि ये किस समय में होता है? ऑप्शन 1 32 टू 36 वीक ऑफ gestation, ऑप्शन 2 20 टू 37 वीक ऑफ gestation, ऑप्शन 3 16 टू 20 वीक ऑफ gestation, ऑप्शन 4 24 टू 30 वीक ऑफ gestation। मतलब प्री टर्म लेबर की कंडीशन निम्न में से कौन सी है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। यदि लेबर यानी बच्चे का जन्म 37 वीक से 20 वीक से 37 वीक के बीच में होता है तो उस कंडीशन को हम प्री टर्म लेबर बोलेंगे। कब से कब तक? 20 वीक से 37 वीक के बीच में होता है बच्चे का जन्म। दिस टर्म इज नोन एज, उस कंडीशन ये इसके बीच में होता है तो दैट इज नोन एज प्री टर्म लेबर। उसको हम प्री टर्म लेबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आर एस नेगेटिव मदर शुड रिसीव ग्लोबुलिन। आर एस नेगेटिव मदर कौन सा ग्लोबुलिन रिसीव करना चाहिए या कौन सा देना चाहिए? ऑप्शन 1 आर एच डी इम्यून, ऑप्शन 2 आर एच एम ग्लोबुलिन, ऑप्शन 3 एसिटाइल कोलिस्टिनेज, ऑप्शन 4 लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 आर एच इम्यून। आर एस नेगेटिव मदर को आर एस डी इम्यून, हमें क्या याद रखना है? डी, आर एस डी इम्यून आर एस नेगेटिव मदर को जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो देते हैं आर एस नेगेटिव के करने, ताकि जो उसका सेकंड बेबी होता है उसका डेथ नहीं हो और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस डिजीज को हम रोक सकें। उसका के लिए मदर को क्या दिया जाता है? आर एस डी इम्यून। कौन सी टाइप की मदर को? आर एस नेगेटिव, जिसका ब्लड ग्रुप आर एस नेगेटिव हो उसको लिए इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस जो फिटस होता है वो उसकी एम्ब्रियो में ही क्या हो जाता है? डेड हो जाता है सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आर एस डी इम्यून या इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, ग्लोबुलिन देते हैं, प्रोटीन होता है वो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पॉजिटिव डिफेंस साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। पॉजिटिव डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का पॉजिटिव डेफिनेटिव साइन कौन सा है? ऑप्शन 1 एमनोरिया, ऑप्शन 2 क्विकनिंग, ऑप्शन 3 विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के द्वारा फीटस का
विजुअलाइजेशन करना। ऑप्शन 4 यूटेराइन इनलार्जमेंट्स। केस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा फीटस का विजुअलाइजेशन करना प्रेगनेंसी का पॉजिटिव डेफिनेटिव साइन है। ये चारों साइन प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेफिनेटिव साइन, मतलब कंफर्म कौन सा करेगा। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम फीटस को देखेंगे तो वो कंफर्मेशन है कि फीटस प्रेजेंटेड, दैट इज द डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिमेंबर दैट, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए। ऑप्शन 1, डेवलपमेंट अकर इवनली विथ पीरियड्स ऑफ नो ग्रोथ अकरिंग एवरी थर्ड ईयर। ऑप्शन 2, ऑल चिल्ड्रन शुड ग्रो इन द सेम रेट, ऑल 4-year-old शुड वेट within 4 kg of each other. Option 3, although development occur in an orderly sequence, the rate may vary between individuals. Option 4, most children can run before they walk. मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका डेफिनेशन क्या होगा। ऑप्शन 1 कह रहा है कि डेवलपमेंट अकर इवनली, डेवलपमेंट होता है विद पीरियड्स ऑफ नो ग्रोथ, ग्रोथ के पीरियड के साथ नहीं, अकरिंग एवरी थर्ड ईयर, हर 3 साल के बाद होता है ऐसा ये। ऑप्शन 2 कह रहा है ऑल चिल्ड्रन शुड ग्रो इन द सेम रेट, सभी बच्चे समान रूप से ग्रोथ करते हैं। ऑल 4-year-old शुड वेट विद इन 4 kg ऑफ ईच अदर, मतलब 4 साल के बाद सबको 4 kg की तुलना में वेट ईच कंपैरिजन करना है, एक दूसरे के साथ देखना है। ऑप्शन 3, ऑल्दो डेवलपमेंट अकर इन ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, द रेट में वेरी बिटवीन, रेट जो ग्रोथ की रेट है वो हर दूसरे में वेरी करती है, मतलब भिन्न भिन्न हो सकती है। ऑप्शन 4 कह रहा है मोस्ट चिल्ड्रन कैन रन बिफोर दे वॉक, ज्यादातर बच्चे दौड़ सकते हैं चलने से पहले। ये इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑल्दो डेवलपमेंट अकरली इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट ऑर्डर एक ऑर्डर के रूप में होता है और रेट अलग अलग बच्चे के अंदर भिन्न भिन्न हो सकती है। मोस्ट चिल्ड्रन कैन, पहले बच्चा चलता है उसके बाद दौड़ता है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। कंपैरिजन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे में भिन्न भिन्न, तो ऑप्शन 2 इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, डेवलपमेंट अकर इवनली विथ पीरियड ऑफ नो ग्रोथ, ऐसा नहीं होता, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ एवरी थर्ड ईयर से हमें कोई वो रिलेशन नहीं है। हर जैसे पैदा होने से ही ग्रोथ स्टार्ट और डेवलपमेंट दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट तो एक ऑर्डर के रूप में होता है और ग्रोथ अलग अलग कैंडिडेट में भिन्न भिन्न हो सकती है, मतलब वेरी कर सकती है कि किसी का रेट धीरे है, कोई धीरे ग्रोथ कर रहा है, कोई की हाइट जल्दी फास्टली बढ़ रही है, कोई का ब्रेन का डेवलपमेंट धीरे हो रहा है, तो रेट में भी वेरी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर अप्लाइड singly, which of the following finding would you concerned about। प्रोटेक्टिव डिवाइस अप्लाइड स्नगली, स्नगली का मतलब होता है कंफर्टली, स्नगली का मतलब होता है कंफर्टली या आराम से, प्रोटेक्टिव डिवाइस आराम से लगानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड यू बी कंसर्न, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी फाइंडिंग पे आपको कंसर्न करना है या ध्यान देना है। ऑप्शन 1, स्किन दैट इज वार्म एंड पिंक, स्किन गर्म और पिंक है। ऑप्शन 2, एबिलिटी मूव फिंगर्स एंड टॉय, फिंगर्स और टॉयज जो पैर का अंगूठा और अंगुलियां हैं वो या जिस पे अप्लाई किया है वो मूव कर रही हैं। ऑप्शन 3, क्विक कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल बर्ड्स, नेल बर्ड्स का कैपिलरी रिफिल क्विक हो रहा है। ऑप्शन 4, पेलर ऑफ द नेल बर्ड्स, नेल बर्ड्स पीली हो रही हैं। तो कौन से पे कंसर्न करना है, मतलब कौन सा ध्यान देने वाली पॉइंट है कि मतलब अब नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। ये इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, पेलर ऑफ नेल बर्ड्स, नेल बर्ड्स पेलर एंड दैट मीन्स दिस शुड बी कंसर्न, मतलब इस पे हमें ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि पेलर का मतलब है कि उसके अंदर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, उसका जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण वो पीला होना या ब्लूइश का ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो या तो वो ज्यादा टाइट होगा या प्रॉपर अप्लाई नहीं हुआ होगा। तो प्रोटेक्टिव, तो इस पे हमें कंसर्न करना है। स्किन दैट इज वार्म एंड पिंक, दिस वन इज द नॉर्मल सिचुएशन, वार्म एंड पिंक का मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रहा है। एबिलिटी मूव एंड फिंगर्स दैट इज नॉर्मल कंडीशन, क्विकली कैपिलरी फिल नेल बर्ड्स में हो रहा है दैट इज नॉर्मल।
पेलर की कंडीशन एबनॉर्मलिटी शो कर रही है, मतलब दैट इज नॉट ए करेक्ट, सर्कुलेशन की कंडीशन इसमें करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, बल्जिंग sac like lesion filled with spinal fluid and spinal cord element is, जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में एक बल्जिंग सेक, ये सेक लाइक लेजिन भरा हुआ है स्पाइनल फ्लूइड से, उसे हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का एक एलिमेंट है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से भरा हुआ एक लेजिन सेक सेक लाइक लेजिन्स बाहर निकला हुआ है, तो दिस वन इज नोन एज मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, ऑप्शन 3 हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन 4 स्पाइनल बाइफिडा ओकुलेटा। तो इस कंडीशन को क्या किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पाइनल कॉर्ड के एक सेक बना हुआ है बाहर की तरफ जो स्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ है, एक बल्जिंग सेक लाइक लेजिन्स प्रेजेंट है, दिस वन इज नोन एज, गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 माइलोमेनिंगोसील, उसे हम माइलोमेनिंगोसील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन द मिडल एज्ड अडल्ट बिकॉज, एक एल्डर या बूढ़ा कैंडिडेट डिहाइड्रेशन की ग्रेटर रिस्क होती है मिडिल एज अडल्ट की तुलना में, क्यों। ऑप्शन 1, द एल्डरली हैव मोर मसल्स मास, एल्डर के अंदर ज्यादा मसल्स मास प्रेजेंट होता है। ऑप्शन 2, द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड, एल्डर बूढ़ा व्यक्ति कम पानी पीता है। ऑप्शन 3, देयर बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, उसकी बॉडी के अंदर 80% पानी होता है। ऑप्शन 4, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कम एफिशिएंसी के रूप में काम करती हैं। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, मतलब मिडिल एज कैंडिडेट में जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है फास्टली काम करती है, जबकि एल्डर पर्सन के अंदर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म का मतलब है यदि फ्लूइड लॉस हो गया तो उसको वापस कंपेंसेट करना, मतलब वापस पुनः उसी अवस्था में आना, तो उस कंडीशन में एल्डर कैंडिडेट में ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस धीरे हो पाती है, इसके कारण डिहाइड्रेशन का एल्डर कैंडिडेट में एल्डर्स में ग्रेटर रिस्क होता है, बूढ़े लोगों में ज्यादा रिस्क की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 73, बेड्स ऑन द यूनिट हैव रैपिडली फिल्ड एंड द पेशेंट विद बैक्टीरियल न्यूमोनिया is about to have a roommate. The roommate is post-surgical patient without an infection. The nurse would, एक सपोज एक यूनिट के अंदर बेड्स लगे हुए हैं जिसके अंदर एक कैंडिडेट है जिसको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, दूसरा उसका पेशेंट है वो पोस्ट सर्जिकल यूनिट से आया है बिना किसी इन्फेक्शन के, तो नर्स को क्या करना चाहिए। एक यूनिट के अंदर बेड्स प्रेजेंट है, एक कैंडिडेट को बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, दूसरा कैंडिडेट या जो जैसे हम रूममेट मान लेते हैं कि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है और जिसको इन्फेक्शन नहीं है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिस दैट द न्यू पेशेंट कैन नॉट बी हाउस्ड विद ए पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट न्यूमोनिया। एडमिटिंग ऑफिस को हम नोटिफाई करेंगे क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट है उसको हम ड्रॉपलेट न्यूमोनिया वाले पेशेंट के साथ नहीं रख सकते। ऑप्शन 2, नोटिफाई टू वरी बिकॉज द रूम हैज इट्स ओवन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। नॉट टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि रूम के अंदर उसका ओवन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। ऑप्शन 3, सिंपली प्रिपेयर द यूनिट फॉर अराइवल ऑफ द न्यू पेशेंट, हम सामान्य रूप से यूनिट को प्रिपेयर करेंगे जो नए आ रहा है पेशेंट उसके लिए। ऑप्शन 4, मेक सर्टेन दैट द कर्टन्स अराउंड द न्यू पेशेंट बेड एंड फंक्शनल एंड कंप्लीटली क्लोज, हम नए पेशेंट के चारों तरफ कर्टन लगा देंगे और कंप्लीटली क्लोज कर देंगे। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिस दैट द न्यू पेशेंट कुड नॉट बी हाउस्ड विद ए पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट न्यूमोनिया। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट जो जिसका इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से फैल सकता है तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल पेशेंट को उसके साथ नहीं रखेंगे। इसके लिए हम जो एडमिट कर रहा है पेशेंट उसकी को नोटिफाई करेंगे कि ताकि उसके लिए दूसरा पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसके लिए अलग से बेड प्रोवाइड किया जा सके। बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट को उसके साथ बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट को रख सकते हैं, तो जिसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट न्यूमोनिया, उस पेशेंट को रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस अमंग 3 month
to 3-year-old child is suspected to have। एक क्लाइंट है, एक बच्चा है, तीन तीन जिसके अंदर जेली लाइक स्टूल पास हो रहा है 3 मंथ से 3 साल तक, तो वो किसका सस्पेक्टेड है? जिसके अंदर ब्लड है और म्यूकस प्रेजेंट है। ऑप्शन 1 हर्कस डिजीज, ऑप्शन 2 एब्डोमिनल हर्निया, ऑप्शन 3 मेकल्स डाइवर्टिकुलम, ऑप्शन 4 इंटूससेप्शन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इंटूससेप्शन। हमेशा एक टर्म याद रखना, करंट जेली लाइक स्टूल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इंटूससेप्शन। यदि कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में करंट जेली लाइक स्टूल दे रखा है, वर्ड दे रखा है, तो दैट इज उसका आंसर हम इंटूससेप्शन होगा। ये केवल इंटूससेप्शन की कंडीशन में पाया जाता है, जो बच्चों की इंटेस्टाइन, जो बच्चों का जीआई डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, जेली लाइक स्टूल पास होता रहता है, जिसके साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 75। पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विद स्वेलिंग एट द साइड ऑफ आई, द नर्स मस्ट। ये नर्व की जगह नर्स मस्ट। एक पेशेंट है जिसको आईवी साइड की तरफ रेडनेस प्रेजेंट है, पेन और स्वेलिंग की कंप्लेन करना है, नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे और आईवी कैनुला को रिमूव करेंगे। ऑप्शन 2 अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेंट एरिया। रेड एरिया के ऊपर वार्म और मॉइस्ट पैक अप्लाई करेंगे। ऑप्शन 3 स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन 4 चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन। आईवी ट्यूबिंग और सॉल्यूशन को चेंज कर देंगे। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। यदि पेशेंट जिसको आईवी कैनुला लगा उस पर स्वेलिंग और रेडनेस और पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो नर्स को सबसे पहले आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे और आईवी कैनुला रिमूव करेंगे। उसके बाद जो नया आईवी कैनुला लगा के उसमें फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आर एज फॉलो एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम नहीं है? ऑप्शन 1 यूफोरिया, ऑप्शन 2 एंजाइटी एंड इंसोम्निया, ऑप्शन 3 हेलुसिनेशंस, ऑप्शन 4 ट्रेमर्स। क्या पूछा है? निम्न में से एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है? गेस द करेक्ट आंसर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 यूफोरिया। यूफोरिया मतलब था खुशी होना। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में कैंडिडेट खुश नहीं होता। हेलुसिनेशन, ट्रेमर, एंजाइटी एंड इंसोम्निया एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77। रेस्पॉन्सेज टू अवॉइड इन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा रेस्पॉन्स अवॉइड करना चाहिए? निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 आर्ग्यूइंग एंड जजमेंटल रेस्पॉन्सेज, ऑप्शन 2 क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन 3 एडवाइस गिविंग, ऑप्शन 4 रिफ्लेक्टिंग एंड क्लियरिफाइंग। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन सा रेस्पॉन्सेस अवॉइड करने हैं, कौन सा नहीं है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 रिफ्लेक्टिंग एंड क्लियरिफाइंग। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? आर्ग्यू एंड जजमेंटल रेस्पॉन्स अवॉइड करने चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, एडवाइस सलाह देना अवॉइड करना चाहिए। बट ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। रिफ्लेक्टिंग क्लियरिफाई करना कम्युनिकेशन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में आता है, वो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। दैट इट शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। निम्न में से कौन सा बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर का टिपिकल डिफरेंस फैक्टर नहीं है? साइज ऑफ द ट्यूमर, ऑप्शन 2 ग्रोथ रेट, ऑप्शन 3 इनकेप्सुलेशन, ऑप्शन 4 सेल डिफरेंशिएशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 साइज ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर का साइज बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर का टिपिकल डिफरेंस फैक्टर नहीं है। ग्रोथ रेट, इनकेप्सुलेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन ये बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर की डिफरेंस को अंतर को बताने के कैरेक्टर्स हैं या अंतर बताते हैं।
साइज और ट्यूमर के आधार पे हम बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 79, मोन्टेक्स टेस्ट प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव व्हेन द इरिथमा मेजर्स। मोन्टेक्स टेस्ट कब पॉजिटिव होगा, सिग्निफिकेंटली कब पॉजिटिव होगा, जब उसका इरिथमा या जो उसका चकता बना है जहां पे हमने मोन्टेक्स टेस्ट के लिए जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दिया है उसका आकार कितना होगा, 15 mm और ग्रेटर। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि 15 mm और उससे ज्यादा। ऑप्शन 2 कह रहा है 3.5 mm से 9.9 mm। ऑप्शन 3 5 mm से 10 mm। ऑप्शन 4 10 mm से 14.9 mm। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 15 mm और ग्रेटर। यदि मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर यदि उसका इरिथमा का आकार 15 mm और उससे बड़ा है तो मोन्टेक्स टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नॉर्मल सिचुएशन में यदि एचआईवी या किसी अन्य डिजीज के साथ हो तो उसका इरिथमा का आकार का डेफिनेशन या उसको मोन्टेक्स टेस्ट के पॉजिटिव को डिफाइन करने का क्राइटेरिया बदल जाता है। नॉर्मल सिचुएशन मतलब पहले कोई डिसऑर्डर नहीं, नॉर्मल कंडीशन में हमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव मोन्टेक्स टेस्ट जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है उसके अंदर यदि 15 mm और ग्रेटर इरिथमा का आकार है तो पॉजिटिव हो और क्लाइंट के अंदर टीबी डायग्नोस होगा। नेक्स्ट है टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 80 टू इंक्रीज एन इन्फेंट्स कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स शुड। बच्चे के अंदर इन्फेंट के अंदर कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज बढ़ाने के लिए पेरेंट एंड अदर केयर गिवर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 अलाउ द बेबी टू प्ले अलोन सेवरल ओवर ईच डे। बच्चे को अकेले खेलने के लिए दिन के अंदर कुछ घंटे अलाउ करेंगे। ऑप्शन 2 फैमिली एक्सप्लेन द रूल ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूल एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन 3 गिव लविंग कंसिस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग। प्यार देंगे, कंसिस्ट केयर देंगे और प्ले के लिए भी अलाउ करेंगे। ऑप्शन 4 कीप द बेबी विथ देम एट ऑल टाइम सो ही और सी इज सेफ। हमेशा बच्चों को पेरेंट्स के साथ रखना चाहिए ताकि वो सेफ रह सकें। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 के गिव लविंग कंसिस्ट केयर एंड इंक्लूडिंग प्लेइंग। कॉग्निटिव एंड साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को प्यार देंगे, कंसिस्ट केयर करेंगे और उनको खेल कूद में भाग लेने के लिए अलाउ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपुल इज द इन द कम्युनिटी आर फॉलोज एक्सेप्ट। हेल्थ कम्युनिटी के अंदर ओल्डर पीपल के लिए हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 डाइटरी गाइडलाइन एंड फूड सर्विसेज। ऑप्शन 2 पैलेटिव केयर। ऑप्शन 3 हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन 4 होम हेल्थ सर्विसेज। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर हम कम्युनिटी के अंदर हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम ओल्डर पीपल के लिए नहीं आता। पैलेटिव केयर है एंड स्टेज ऑफ जो डिजीज होता है जैसे कैंसर होता है उनके अंदर केयर देना, दैट इज ए पैलेटिव केयर मतलब कंप्लीट केयर करना एंड स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर, तो उसको हम पैलेटिव केयर बोलेंगे। कम्युनिटी के लेवल पे हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम में डाइटरी गाइडलाइन, फूड सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, होम हेल्थ सर्विसेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज। फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशन मतलब फॉल्स लेबर को कौन कौन से शो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है मतलब फॉल्स लेबर नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन 1 कॉन्ट्रैक्शन लेसन विद एक्टिविटी और रेस्ट। ऑप्शन 2 सर्विक्स प्रोग्रेसिवली एफिशिएटेड एंड डायलेटेड। ऑप्शन 3 एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन 4 कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर। निम्न में से कौन सा फॉल्स लेबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 cervix progressively efficiented and dilated. This one is shown as the true labor. फॉल्स लेबर को कॉन्ट्रैक्शन लेसन विद एक्टिविटी, यदि कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी और रेस्ट के साथ कम या ज्यादा हो रहा है तो दिस वन इज शो एज द फॉल्स लेबर। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फॉल्स लेबर। कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन शो इज फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर के अंदर क्या होगा, सर्विक्स डायलेटेड होगा, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे,
एक्टिविटी के साथ कॉन्ट्रैक्शन कम या ज्यादा नहीं होंगे, तो दिस वन इज शो एज द ट्रू लेबर। फॉल्स लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटीज के साथ कम हो जाते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होते हैं। ट्रू लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होते हैं, सर्विक्स प्रोग्रेसिवली एफिसिएटेड एंड डायलेटेड होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी और रेस्ट के साथ कम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द की डाइटरी एडवाइस गिवन फॉर पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए डाइटरी एडवाइस कौन सा की डाइटरी एडवाइस होगा? ऑप्शन 1, high fiber diet with hot or fluids. Option 2, to take high carbohydrate diet. Option 3, to avoid protein and calcium. Option 4, to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverage. Guess the correct answer. Correct answer is option 4, to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverage. जिसको गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD डिजीज प्रेजेंट है, तो उसके लिए उस कैंडिडेट को कैफीन, टोबैको, टी, बियर, मिल्क और कार्बोनेटेड बेवरेज खाने के अंदर, डाइट के अंदर अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू। टेम्पोरल बोन के अंदर फेशियल नर्व का कंप्रेशन से क्या हो सकता है, क्या लीड करेगा? ऑप्शन 1, गुलिन बार सिंड्रोम। ऑप्शन 2, मेनिंजोसील। ऑप्शन 3, बेल पाल्सी। ऑप्शन 4, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। फेशियल नर्व का कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन के ऊपर फेशियल नर्व के कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, किससे जानते हैं? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी फेशियल नर्व का कंप्रेशन है। फेशियल नर्व के कंप्रेशन को बेल्स पाल्सी बोलते हैं, जो कि उसके टेम्पोरल बोन के अंदर कंप्रेशन ऊपर, जस्ट यदि फेशियल नर्व का कंप्रेशन, दिस कंडीशन इज नोन एज बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन एज रिजर्वर माइट बी। रिजर्वर के रूप में चेन ऑफ इन्फेक्शन को कंसीडर करना क्या होगा? ऑप्शन 1, ए टिक कैरिंग लाइम डिजीज। ऑप्शन 2, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ऑप्शन 3, ए कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। ऑप्शन 4, एन इन्फेक्टेड पेशेंट, अनइन्फेक्टेड पेशेंट। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ए कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। रिजर्वर का मतलब है कि उसका स्टोरेज किया गया है। यदि कोई रिजर्वर है जो चेन ऑफ इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चेन ऑफ इन्फेक्शन को शो कर रहा है? दैट कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। देन दिस वन इज सपोज हेपेटाइटिस ए है, तो वाटर सप्लाई में इन्फेक्टेड हो गया, तो सबको जो दूषित पानी सप्लाई हो रहा है उससे सबको क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस ए प्रोड्यूस, या जो वाटर बोर्न डिजीज है वो हो जाएगी। ए टिक कैरिंग लाइम डिजीज केवल जिसको काटेगा उसको होगा। स्टेफाइलोकोकस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगा। अनइन्फेक्टेड पेशेंट से कोई भी चेन ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि किस ऑप्शन से चेन ऑफ इन्फेक्टेड क्रिएट होगा, तो कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई से। क्वेश्चन नंबर 86, the level of care which is oriented toward the promotion and maintenance of health, the prevention of community disease, the management of common episodic disease and the monitoring of stable or chronic conditions। ये कौन से टाइप का लेवल है, क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज, मॉनिटरिंग ऑफ स्टेबल एंड क्रोनिक कंडीशंस, कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आता है? फर्स्ट ऑप्शन टर्सरी केयर लेवल। ऑप्शन 2, सेकेंडरी केयर लेवल। ऑप्शन 3, एडवांस केयर लेवल। ऑप्शन 4, प्राइमरी केयर लेवल। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, प्राइमरी केयर लेवल। प्राइमरी केयर लेवल के अंदर आता है। प्राइमरी केयर लेवल में क्या क्या आता है? प्राइमरी केयर लेवल में प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज, मॉनिटरिंग ऑफ स्टेबल एंड क्रोनिक कंडीशंस, इसका अंडर द प्राइमरी केयर प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिक्वायर द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर व्हेन। आई वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस टाइप के स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट होगी जब? ऑप्शन फर्स्ट,
केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ कफ, कफ वाले पेशेंट के साथ कफ वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं। ऑप्शन 2, व्हेन ए वुंड इज वूजिंग ब्लड, जब वुंड से ब्लड निकल रहा हो। ऑप्शन 3, देयर इज ए डेंजर ऑफ बॉडी फ्लूइड स्प्लेसिंग, बॉडी फ्लूइड फैलने का खतरा हो। ऑप्शन 4, इन्वेजिव प्रोसीजर आर परफॉर्म, जब इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, देयर इज डेंजर ऑफ बॉडी फ्लूइड स्प्लेसिंग, बॉडी फ्लूइड फैलने या बिखरने की संभावना हो तो उस कंडीशन में प्रोटेक्टिव आई स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के रूप में आई वियर को या जैसे ग्लासेस चश्मा के रूप का यूज करते हैं जब बॉडी फ्लूइड्स फैलने की संभावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज ऑप्शन 1, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ऑप्शन 2, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड प्रमोट ट्रीटमेंट। ऑप्शन 3, सेव वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वर कंट्रोल। ऑप्शन 4, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सेकेंडरी प्रिवेंशन किसे बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डिटेक्शन या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रमोट ट्रीटमेंट आता है, मतलब किसी भी डिजीज का डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट को प्रमोट करना सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इन इरेक्शन थ्योरी एडोलसेंट डेवलप ए सेंस ऑफ, इरेक्शन थ्योरी के आधार पे एडोलसेंट के अंदर सेंस डेवलप कब होता है। सेंस डेवलप होना, इंटेलेक्ट, इनिशिएटिव। ऑप्शन 3, इंडस्ट्री। ऑप्शन 4, आइडेंटिटी। इरेक्शन थ्योरी के आधार पे एडोलसेंट के अंदर सेंस डेवलप होना क्या है, इंटेलेक्ट है, इनिशिएटिव है, इंडस्ट्री है, आइडेंटिटी है। ऑप्शन, गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, आइडेंटिटी। डेवलपमेंट ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू इरेक्शन थ्योरी इज नोन एज आइडेंटिटी, उसकी पहचान सेंस डेवलप होना, उसकी पहचान इरेक्शन थ्योरी के आधार पे एडोलसेंट के अंदर उसका क्या है, आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड एक्ट्स इज टर्म्ड एज रिचुअल्स, रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट और एक्ट्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑप्शन 2, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। ऑप्शन 3, फोबियास। ऑप्शन 4, एप्रिहेंशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट एंड एक्ट, बार बार किसी एक ही काम को बार बार करने का थॉट या विचार आना, दिस वन इज नोन एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना कि हाथ गंदे हैं, इट इज नोन एज ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन इन ग्राम्स मेथड ऑफ स्टेनिंग इज ए। ग्राम स्टेनिंग मेथड के अंदर बैक्टीरिया रिटेन है तो उसको कौन सी स्टेनिंग बोलेंगे। फर्स्ट, दिस स्टेनिंग इज नोन एज स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन 2, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन 3, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन 4, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। मतलब ग्राम स्टेनिंग के दौरान बैक्टीरिया स्टेन के रूप में रिटेन रहता है तो कौन से टाइप का बैक्टीरिया होगा, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यदि ग्राम स्टेनिंग के दौरान स्टेनिंग मेथड के अंदर बैक्टीरिया रिटेन रहता है स्टेन के अंदर तो दिस वन इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Next question number 92, the reflex action of the toes are indicative of abnormalities in the motor control pathway leading from cerebral cortex is. The reflex action of toes are indicative of abnormalities in the motor control pathway. अंगूठे के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन उसकी मोटर कंट्रोल पाथवे की एबनॉर्मलिटीज को शो कर रहा है। लीडिंग फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज, तो ये कौन से टाइप का सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिफ्लेक्स हो रहा है, ये कौन से टाइप का रिफ्लेक्स है। बेबिंग्स की रिफ्लेक्स, पेटेलर रिफ्लेक्स। ऑप्शन 3, एक्लीज रिफ्लेक्स। ऑप्शन 4, रोम्बक्स टेस्ट। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बेबिंग्स की रिफ्लेक्स। होता क्या है, जैसे ये है पैर, जब ऐसे इसको इंडिकेशन देंगे या स्टिमुलेशन देंगे तो उसका
जो टो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। दिस वन इज शोज द एबनॉर्मलिटी। दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज बेबिंगसी रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रेज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। रेज सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड रहता है या रेज सिंड्रोम किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 बाइलरी कोलिक, ऑप्शन 2 यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस, ऑप्शन 3 सिकल सेल क्राइसिस, ऑप्शन 4 हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल डिजीज के अंदर यदि एस्पिरिन टेबलेट का यूज करते हैं, एस्पिरिन ड्रग का यूज करते हैं तो रेज सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। मतलब इफ वी यूज द वायरल इलनेस यूज ऑफ एस्पिरिन देन डेवलप रेज सिंड्रोम। यदि किसी वायरस डिजीज के अंदर, वायरल इन्फेक्शन के अंदर एस्पिरिन का यूज किया जाता है तो रेज सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द क्लासिकल सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर बाय इनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन्स। वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि पेन सेंसिटिविटी को, पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इनहेंस करते हैं ब्रेडिकाइनिन के पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट के साथ? ऑप्शन 1 नोसिसेप्टर, ऑप्शन 2 एंडोर्फिन बोलते हैं, ऑप्शन 3 एनसिफिलिन, ऑप्शन 4 प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब निम्न में से कौन सा ब्रेडिकाइनिन है जो कि पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे? वो कौन सा सब्सटेंसेज है? ये इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी का वो केमिकल होता है जो कि बॉडी के पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन ए पल्स रेट इज इरेगुलर इट इज द बेस्ट टू काउंट द। यदि पल्स रेट इरेगुलर है तो सबसे अच्छा काउंट कहां पे होगा? ऑप्शन 1 रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन 2 रेडियल पल्स फॉर ए फुल मिनट, ऑप्शन 4 एपिकल पल्स फॉर ए फुल मिनट, ऑप्शन 4 एपिकल पल्स फॉर 30 सेकेंड। यदि पल्स रेट इरेगुलर है तो सबसे अच्छा कौन सी, कहां पे काउंटिंग होगा? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एपिकल पल्स फॉर ए फुल मिनट। यदि पल्स इरेगुलर है तो। क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन असेसिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द 5-year-old यू वुड फाइंड इट एबनॉर्मल इफ ही। यदि आप 5 साल के बच्चे का 5-year-old का फिजिकल डेवलपमेंट असेस कर रहे हैं तो एबनॉर्मल क्या है? ऑप्शन 1 कुड टेक अप पाइल ऑफ 6 blocks, ऑप्शन 2 needed to go up a stairway 1 step at a time, ऑप्शन 3 could jump on 1 foot at a few times, ऑप्शन 4 could catch a large rubber balls। निम्न में से कौन सा 5 साल के 5-year-old के लिए एबनॉर्मल है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 needed to go up a stairway 1 step at a time। This one is the abnormal. Next question number 97, to properly stage a pressure ulcer। प्रेशर अल्सर का प्रॉपर स्टेज कौन सा है? ऑप्शन 1 द स्किन मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई, स्किन कंप्लीट ड्राई होनी चाहिए, द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 स्कार मस्ट बी रिमूव्ड, ऑप्शन 4 नेचुरल लाइट मस्ट बी यूज्ड। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 स्कार मस्ट बी रिमूव्ड। प्रेशर अल्सर का प्रॉपरली स्टेज मतलब प्रॉपर करेक्ट है यार, तो देन मीन्स स्कार जो प्रेशर अल्सर सूखा है तो वो रिमूव्ड होना चाहिए। दिस वन इज अ प्रॉपर स्टेज या प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। स्कार का मतलब है सूखने के बाद जो पपड़ी सी बन जाती है उसे हम स्कार बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, HbA1c इंडिकेट पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल ओवर प्रीवियस। ऑप्शन 1 6 months पीरियड, ऑप्शन 2 2 months पीरियड, ऑप्शन 3 1 month पीरियड, ऑप्शन 4 3 months पीरियड। HbA1c इंडिकेट पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल ओवर प्रीवियस। यदि मतलब HbA1c का कितने समय से हम चेक करते हैं मेनली, तो हर 3 महीने से चेक करते हैं। यदि उसका सीरम ग्लूकोज लेवल पहले वाले से हाई है तो HbA1c कितने
दिन से चेक करेंगे कितने दिन का HbA1c इंडिकेट करता है। HbA1c कितने टाइम के सीरम ग्लूकोज लेवल को इंडिकेट करता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। HbA1c इंडिकेट सीरम ग्लूकोज लेवल ऑफ 3 मंथ्स ऑफ पीरियड। मतलब HbA1c ब्लड ग्लूकोज लेवल को लास्ट के पिछले 3 महीने के सीरम ग्लूकोज लेवल का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। द पेशेंट हु हैज एन अपॉइंटमेंट फॉर ए पेप स्मेयर शुड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। एक पेशेंट है जो कि पेप स्मेयर के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ऑप्शन 1 दैट द प्रोसीजर टेक अबाउट 40 मिनट। प्रोसीजर पेप स्मेयर जो ले रहे हैं हम वो उसके प्रोसीजर में 45 मिनट लगती है। ऑप्शन 2 नोट टू डच और यूज वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले डचिंग का मतलब होता है वेजाइना को क्लीन करना, और वेजाइनल मेडिकेशन यूज नहीं करना चाहिए टेस्ट से पहले। ऑप्शन 3 टू ब्रिंग सैनिटरी पैड बिकॉज मॉडरेट ब्लीडिंग में अकर। सैनिटरी पैड साथ में रखने चाहिए क्योंकि मॉडरेट ब्लीडिंग हो सकता है। ऑप्शन 4 दैट शी विल नाउ द टेस्ट रिजल्ट्स बिफोर लिविंग द ऑफिस। ऑफिस को छोड़ने से पहले ही उसे टेस्ट रिजल्ट पता कर लेना चाहिए। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 नोट टू डच एंड यूज वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द पेप स्मेयर। पेप स्मेयर से पहले वेजाइनल डचिंग का मतलब क्लीननेस सफाई करना, और वेजाइनल मेडिकेशन यूज नहीं करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज डिफाइंड एज। सर्विक्स का थिन पतला होना और शॉर्ट होना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 एफेसमेंट, ऑप्शन 2 कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन 3 इंपल्सन, ऑप्शन 4 डायलेशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इज एफेसमेंट। प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज एफेसमेंट। प्रोग्रेसिव लगातार सर्विक्स का छोटा और पतला होना एफेसमेंट कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपकी अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए नर्सिंग एकेडमी।